अब हम ये सेक्शन स्टार्ट करने वाले थे जिसका नाम है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें हंगर का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, भूख। हार्डशिप का मतलब क्या होता है, मुश्किलें, दिक्कतें। और पॉपुलर रिवोल्ट मतलब एक रिवोल्ट, एक इंसिडेंट बताया गया इसमें, उसके बारे में जानते हैं हम। देखिए हुआ क्यों था, हार्डशिप क्यों आ रही थी, क्या दिक्कतें थी। देखो 1830s के आसपास काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया था उसमें, किसमें, यूरोप में। वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए थे, जो एम्प्लॉयमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी। साथ में इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या थी, इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ये हम यूरोप में बेसिकली बात कर रहे हैं, फ्रांस की, ठीक है ना। देखो ये हो गया पूरा यूरोप, और इस तरफ पड़ता है इंग्लैंड। मैप में तुम्हें दिखाई भी था, चलो एक बार दिखा देता हूँ। देखो जैसे ये रहा फ्रांस, और ये है इंग्लैंड, ये वाला, ठीक। तो बीच में ये पड़ता है इंग्लिश चैनल जिसको हम बोलते हैं। अब था क्या ना कि यहाँ पर इंग्लैंड में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ठीक। और फ्रांस में और बाकी के यूरोप में अभी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं आया था। तो यहाँ पर जो भी प्रोडक्शन होता था अभी काफ़ी स्लो होता था इसके मुकाबले, किसके, इंग्लैंड के। तो जो भी सामान ज़्यादा फैक्ट्री में बनता है और बहुत बड़े स्केल पे बनता है, वो ऑब्वियस सी बात है वो सस्ता होता है, ठीक है ना। आप कहीं भी जाओ, आप अगर 100 शर्ट बना रहे हैं, आपने वहाँ 5 बंदों को काम पे लगा रखा है, तो वो ज़्यादा होंगी, ज़्यादा उसमें जो कीमत है उसकी ज़्यादा होगी। और वहीं आप 1000 शर्ट बना रहे हैं, आपने 10 बंदों को काम पे रखा हुआ, आपके पास मशीन है, तो ये जो 1000 शर्ट है ना, ये इनसे सस्ती पड़ेंगी, ठीक है। तो सेम केस यहाँ चल रहा था। तो होता क्या था कि ब्रिटेन में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था, इनके पास बड़ी बड़ी मशीनें आ गई थी, तो एक प्रोडक्शन बड़ा तगड़ा कर रहे थे, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते थे। और ये अपना जो सामान था बना बना कर इधर बिकते थे, फ्रांस में और बाकी के यूरोप में। तो यहाँ के जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे, जैसे हम बात करें सिर्फ शर्ट की बात करें, कपड़े की बात करें, तो जहाँ लोकल शर्ट बनाने वाले थे, कपड़ा बनाने वाले थे, उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत हो गई थी। और यहाँ की जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी ना, छोटी मोटी फैक्ट्रीज थी, वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी इससे। तो इसलिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फैलता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हार्डशिप फैलती है, हार्डशिप ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, और इसलिए यहाँ पर रिवोल्ट स्टार्ट होता है। अब वापस चैप्टर में जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ था। तो जैसा कि हमने मैप में देखा कि इंग्लैंड से सामान बन करके आने लगा था कहाँ पर, बाकी के यूरोप के हिस्से में, और वो काफ़ी सस्ता पड़ता था। इससे दिक्कत ये थी कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स थे यूरोप के, बाकी के यूरोप के, उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। साथ में वहाँ के जो फैक्ट्रीज थी, वो भी इसकी वजह से, ये जो यहाँ पर था एक्सपोर्ट जो हो रहा था उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आने लगी थी। और हुआ क्या था कि सडनली वहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी, ठीक। तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की एक वजह ये भी थी कि जो वहाँ शहर थे ना, शहरों में गांव से लोग आ करके वहाँ जॉब सीख करना चाह रहे थे, मतलब वहाँ जॉब पाना चाह रहे थे। इस चक्कर में होता क्या था कि बहुत सारे लोग शहर में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, रहने के लिए जगह नहीं है उनके। तो थोड़े थोड़े स्लम्स बनने स्टार्ट हो गए थे वहाँ। स्लम मतलब झुग्गी झोपड़ी, सबने देखी होंगी, ठीक है। जैसे भाई झुग्गी झोपड़ी बनती क्यों है, बड़े शहरों में क्यों होती है, छोटे शहरों में तुम्हें बहुत कम झुग्गी झोपड़ी मिलेंगी। जैसे तुम मेरठ में देख लो, हमारे मेरठ में तुम्हें बहुत ही कम कहीं झुग्गी झोपड़ी दिखाई देगी। और यहीं तुम दिल्ली आ जाओ, या तुम मुंबई आज चले जाओ, मुंबई का तुमने फिल्म में खूब देखा होगा, ये धारावी पारावी करके दिखाते हैं ना, खूब स्लम्स है वहाँ। तो क्यों होते हैं, क्योंकि ना बड़े शहरों में इसलिए स्लम्स होते हैं क्योंकि यहाँ पर लोग बाहर से आते रहते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिए, कुछ भी होता है, एजुकेशन के लिए। दिल्ली में देख लो, एजुकेशन के लिए खूब लोग आते हैं, डीयू में पढ़ने के लिए आते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पर मिनिस्ट्री हैं उनमें जॉब करने के लिए आते हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ठीक। तो इसलिए यहाँ पर आते रहते हैं लोग, लेकिन जगह उतनी होती नहीं है। जगह तो भाई यही रहेगी चाहे इसमें कितने लोग आ जाएं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अर्बन डेवलपमेंट है ना, उस तरीके से हो नहीं पाता, शहर उस तरीके से नहीं बस पाता। यहाँ पर लोग आ करके बसने लगते हैं धीरे धीरे, और झुग्गियाँ बना लेते हैं। तो सेम केस वहाँ पर होने लगा था यूरोप में। तो हमने तीन चार चीज़ें पढ़ी। एक तो हमने ये पढ़ा कि जो वहाँ की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई थी। दूसरा हमने पढ़ा कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया था। तीसरा हमने इसमें पढ़ा कि जो इम्पोर्ट थे उसकी वजह से दिक्कत आने लगी थी। और फिर इसके आगे हम पढ़ते हैं कि जो बर्डन होने लगा था लोगों पर, फ्यूडल ड्यूज का। देखो
मैंने तुम्हें बताया था कि नेपोलियन आता है वो फ्यूडलिज्म को ख़त्म कर देता है टोटली, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आती है 1815 में फिर ये लोग आ जाते हैं, तो फिर वो फ्यूडलिज्म ले आते हैं। उसकी वजह से मैंने तुम्हें बताया था कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, वो जो बाकी किसान थे इनसे बहुत ज़्यादा रेंट लिया करते थे, या बहुत ज़्यादा इनसे रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। तो इसलिए वहाँ के लोग फिर परेशान थे, जैसे इंडिया में परेशान थे ना लोग, खेड़ा में आनंद आंदोलन होता है, बाकी जगह आंदोलन होते हैं, वो सेम केस यहाँ भी था, ठीक। तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमने करीब 5 चीज़ें पढ़ ली जिसकी वजह से हार्डशिप होने लगी थी। अब इसमें एक इवेंट दिखा रखा है, जो पॉपुलर रिवोल्ट की बात हो रही थी वो इसी की बात हो रही है। देखो होता क्या है कि यहाँ पर ना मेन काम होता है, एक तो पहले सुन लेते हैं, यहाँ पर फूड की शॉर्टेज भी हो गई थी, ठीक है। ये देख लेते हैं, फूड की शॉर्टेज यानी भाई जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ना, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी जगह हो, कितना भी समृद्ध देश हो, कितना पैसे वाला देश हो, वहाँ पर फूड की शॉर्टेज हो ही जाती है फिर, ठीक। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें यह है कि एक एग्जांपल दिखा रखा है कि एक वो था वीवर, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर था। कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जो यहाँ के लोकल वीवर्स थे, वीवर क्या होते हैं, जो कपड़ा बनाने वाले होते हैं, वो कॉटन उगाते हैं, कॉटन से फिर कपड़ा बनाते हैं, उनको हम बोलते हैं वीवर, कपड़ा बनाने वाले, वीव करने वाले। तो हुआ क्या कि जो वीवर्स थे, वीवर्स ने वीवर्स को कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि मान लो जैसे तुम्हें तुमसे हमें 1,000 शर्ट चाहिए, ठीक है। अब व्यूवर्स क्या करते हैं, बना देते हैं 1,000 शर्ट। लेकिन बाद में कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, ठेकेदार, ये कहता है कि नहीं मुझे 1,000 शर्टें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 500 शर्ट बस। और वो भी तुम जैसे मान लो, तुम जैसे पहले 100 रुपये में बेच रहे थे, अब मुझे 50 के रेट से चाहिए। तुम्हें देने हैं दो, नहीं तो मुझे, मैं इम्पोर्ट करा लूँगा कहाँ से, ब्रिटेन से। समझे इस बात को। एक तो जितना ऑर्डर दिया था उतना ऑर्डर भी नहीं ले रहा कॉन्ट्रैक्टर वापस अपना, ठीक, ऊपर से जो ऑर्डर ले भी रहा है वो भी सस्ता। इससे लोग बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी हो गए। तुम खुद ही सोचो ना, तुमने मान लो किसी के लिए किसी काम की बात करी, ठीक है, अभी तुमने जैसे बिजनेस खोल रखा, मान लो कपड़े बनाने का, तुमसे कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है, कोई बहुत बड़ा दुकानदार वाला आता है तुम्हारे पास, कहता है कि भाई मुझे करीब 1,000 शर्ट चाहिए, तुम 1,000 शर्ट बना के रख दो, मैं आके ले जाऊँगा। अब तुम अपना सारा पैसा लगा देते हो 1,000 शर्ट बनाने में, अपना सारा कच्चा माल उसमें लगा दिया तुमने, कॉटन वॉटन जो भी था। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि भाई नहीं, 1,000 की जगह 500 शर्ट लूँगा, और जो तुम मुझे 100 रुपये के रेट से दे रहे थे ना, अब मैं 50 के हिसाब से लूँगा। देते हो दो, वरना और फैक्ट्री खुलनी है बाहर। तो तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसी तरह से वहाँ भी केस हुआ। और होता क्या है कि वीवर्स का एक लार्ज क्राउड, बहुत बड़ा क्राउड क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्टर के घर चला जाता है, ठीक है। कहता है या तो हमें सारे मतलब पूरे पैसे दो, ठीक, या तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग क्या करते हैं, उसके अटैक कर देते हैं, ठीक है, उसकी विंडो तोड़ देते हैं, फर्नीचर तोड़ देते हैं उसे। फिर होता क्या है, वो अपनी फैमिली के साथ, जो कॉन्ट्रैक्टर था वहाँ से भाग जाता है और नियर बाय विलेज में रुक जाता है। नियर बाय विलेज में जो आसपास का गांव था, उसके पास उसे कोई जानने वाले थे, उनके पास चला जाता है। होता क्या है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर वो वापस आता है, और जिन वीवर्स ने, जो वीवर की भीड़ थी पूरी, उस पर अटैक किया होता है ना, उन पर गोलियां चलवा देता है, ठीक है। और उसमें 11 वीवर्स मर जाते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आई। ये था, कॉन्ट्रैक्टर के घर जाते हैं, उससे लड़ाई करते हैं, उसको भगा देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर वापस आता है आर्मी लेकर के कुछ लोगों को, और यहाँ पर मरवा देता है फिर वो। ये था पूरा निचोड़ इसका, हार्डशिप वाला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या था। ये जो हमने अभी पहले बात की, ये हमने बात की गरीब लोगों की, जो वीवर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्टर्स, जो वीवर्स थे, और बाकी जो एम्प्लॉयड यूथ थे उनकी बात की हमने। अब हम बात करते हैं जो लिबरल्स थे उस टाइम, वो क्या कर रहे थे। जब 1848 में ये काम हो जाता है, तो पूरे पूरे मतलब लगभग हर जगह खबर फैल जाती है पूरे यूरोप में, ठीक है। तो जो लिबरल लोग थे, जो लिबरल्स थे, जो हमने पढ़ा था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, वो भी अपना काम साइड बाय साइड कर रही होती है। वो क्या करते हैं, पूरे यूरोप में, जर्मनी में हो गया, पोलैंड में हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर में हो गया, सब लोग अपनी डिमांड उठाने लगते हैं। क्या डिमांड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और नेशनल यूनिफिकेशन की। देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होना किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इसलिए कि कल को ऐसा ना हो कि कोई एक्स बंदा उठ करके बोले कि नहीं, ये काम आज से दूसरे तरीके से होगा। जैसे हमने फेडरलिज्म चैप्टर में पढ़ा था
कि जो फेडरलिज्म वाला रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से गिवन होना चाहिए, जिससे कि कोई भी उठ करके कल को इसको बदल ना दे, कि कहे कि नहीं भी फेडरलिज्म की जगह हम यूनिटरी करते हैं। ठीक है। तो लोग अब कॉन्स्टिट्यूशनिज्म की डिमांड करने लगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने और संविधान बने और उसके बेस पे हम पर राज हो। और दूसरा नेशनल यूनिफिकेशन। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये लोग छोटे छोटे डचीज और कैंटन्स में बटे हुए थे, ठीक है ना। और कोई कोई बड़ी मेन स्टेट्स हुआ करती थी, जैसे प्रशिया हो गया जिसमें सब लोग जर्मनी बोला करते थे। ठीक है, यहाँ भी कुछ स्टेट्स थी जहाँ पर लोग जर्मनी बोला करते थे, जर्मन बोला करते थे। ऐसे ही इटली में था, इटली नीचे की तरफ है, दिखाएंगे। तो वहाँ भी लोग क्या करते थे, वो इटली बोला करते थे, इटालियन। जैसे यहाँ पे देखते हैं हम, इसमें दिखा रखा है, मैं आपको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। ये देखो, ये फ्रांस था। फ्रांस तो नेपोलियन ने काफ़ी हद तक यूनिफाई कर दिया था, लेकिन जैसे ये था इलाका, यहाँ पर कहीं पड़ता प्रशिया। ठीक है। ये जैसे और नीचे हम आते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ है इटली। ठीक है। इटली को अगर आप देखें तो इटली पर स्पेन ने राज कर रखा है। ये जो देखो डार्क ग्रीन सा कलर है ना, ये सारा स्पेन ने हथियार रखा है। ये वाला इलाका हो गया, ये इटली का पार्ट है, ये इलाका हो गया। ठीक है, ये सब इसने हथियार रखा है। यहाँ का कुछ हिस्सा किसने हथियार लिया, कुछ हिस्सा किसी ने। तो इस तरीके से यूनिफिकेशन की बात होती है कि बोलते सब इटली है, इटालियन है, लेकिन इटली कोई कंट्री है ही नहीं। ठीक। तो नेशनल यूनिफिकेशन की बात स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये लोग डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की और नेशनल यूनिटी की, जिसका मेन मुद्दा होता है एलिमेंट्री जो प्रिंसिपल होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन हो, संविधान हो, जिसमें सब कुछ पहले से लिखा हो। ऐसा नहीं कि कल को राजा उठा और कुछ भी कह के कुछ भी कर दिया। ठीक। फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया भी थोड़ी देर पहले। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ठीक है, कहीं भी लोग इकट्ठा हुए ना, उन पर गोली चलवा दी उन लोगों ने, राजाओं ने। उनको लगता था ना कि सब हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। ठीक। तो ये चीज़ थी। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होती थी। इसमें एक बहुत बड़ा इवेंट आता है इस दौरान, जर्मन रीजन में, जो लोग जर्मन बोला करते थे लैंग्वेज, उसमें क्या होता है कि वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, जो मिडिल क्लास थी, ठीक है, जो बिजनेसमैन थे छोटे मोटे, और जो काफ़ी बड़े वो हुआ करते हैं आर्टिशंस, मतलब जो काफ़ी बड़े बड़े कलाकार थे, उन लोगों ने मिल करके क्या करते हैं, अपनी तरफ से वोटिंग करते हैं, नेशनल असेंबली बनाते हैं। ठीक। और उसमें 831 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। ठीक। जर्मन रीजन के लोग, दोबारा सुन लो इस बात को, वहाँ क्या होता है, जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले लोग क्या करते हैं, इकट्ठे होते हैं, जो कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं सारे, बिजनेसमैन होते हैं, और या फिर प्रॉस्पेरस आर्टिशन होते हैं, मतलब बड़े आर्टिशंस होते हैं। वो लोग इकट्ठा होकर के कहाँ इकट्ठा होते हैं, फ्रैंकफर्ट में। ठीक है। ये सब लोग फ्रैंकफर्ट में इकट्ठा होकर के एक असेंबली बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेशनल असेंबली। उसमें 831 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं और मार्च स्टार्ट करते हैं। मार्च मतलब चलना स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर, जो उनकी फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट थी, जो कहाँ पर चल रही थी, सेंट पॉल चर्च में। एक चर्च के अंदर एक पार्लियामेंट चल रही थी, इस बात को थोड़ा सा समझ लो आराम से। था वो चर्च, वहाँ पर प्रेयर भी होती थी, लेकिन उस दिन वहाँ पर पार्लियामेंट भी चल रही थी। पार्लियामेंट होती क्या, पार्लियामेंट बिल्डिंग ही तो होती है। ओ सॉरी, बिल्डिंग नहीं, एक लोगों का ग्रुप ही तो होता है। बिल्डिंग तो चाहे कहीं भी बैठा दो, वहीं पार्लियामेंट हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये सेंट पॉल चर्च में ये चल रही थी पार्लियामेंट वहाँ की। उसके बाद होता क्या है कि ये लोग इकट्ठे होकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, छोटा सा फ्रेम करते हैं, और वो देते हैं उनके राजा को, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम, जो कि राजा था प्रशिया का उस टाइम। तो प्रशिया का राजा ऑब्वियस सी बात है, इसको एक्सेप्ट तो करेगा नहीं, वो इसको रिजेक्ट कर देता है। आर्मी बुलाता है, लोगों को पिटवा के वहाँ से भगा देता है। ये मेन बात थी इसमें, और कुछ नहीं है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। तो इन दी एंड ये जो पूरा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला जो पार्ट था, ये फेल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आर्मी बुला ली जाती है, लिखा हुआ है इसमें। इन दी एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड, आर्मी बुला ली जाती है, लोग भाग जाते हैं, अपने तितर बितर हो जाते हैं, काम खत्म। इसमें एक चीज़ हमें बता रखी है वुमेन के रोल के बारे में। देखो, वुमेन ने उस दौरान काफ़ी
मतलब एक्टिवली पार्ट लिया था इसमें। उन लोगों ने अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाई थी, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर बनाए थे, काफ़ी अच्छे तरीके से पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्ट और डेमोन्स्ट्रेशन में पार्ट लिया करती थी। लेकिन इतना करने के बाद भी उनको सफ़रेज का राइट नहीं मिला। सफ़रेज मतलब बताया था मैंने आपको, वोटिंग का राइट नहीं मिला, ठीक। और जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हो रही थी, जहाँ 831 मेंबर्स जाते हैं इलेक्ट होकर के, तो वहाँ भी इन्हें सिर्फ ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला था, ठीक है। ऑब्जर्वर का स्टेटस यानी वो सिर्फ जो गैलरी थी उसकी वहाँ पर खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ पर कोई उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था, कोई पार्ट नहीं ले सकते थे, कोई बात नहीं कह सकते थे, कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकती थी। सिर्फ देख करके उसको सुनो और देखो, बस, और कुछ नहीं। ये था, ठीक है। तो वुमेन का रोल पूछा जाए तो हम इसमें ये लिखेंगे।